हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 3। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, छोटा सा सविकरण है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। और डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चीजों को सही समय सारणी के अनुसार लगाएं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाएं। तो आपके विकल्प है दूसरा, चौथा, पहला या तीसरा। फिर तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। स्पष्टीकरण: पूना पैक्ट हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका जून 1945 को। कैबिनेट मिशन हुआ था आपका 23 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न है, 1970 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने करी थी चंपारण से? विकल्प हैं सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, सत्याग्रह। स्पष्टीकरण: चंपारण सत्याग्रह जो था 1970 का, वो महात्मा गांधी का सबसे पहले सत्याग्रह में से एक था। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में तो जो हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी ब्रिटेन में, उस सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल था, या जिसे हम कह सकते हैं जो मशीन मेड क्लोथ्स है, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इन क्लोथ्स को कलर करने के लिए हमें एक फसल की ज़रूरत पड़ती थी जो थी इंडिगो, जिसे हम नील भी कहते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीय किसानों को मजबूर करते थे कि वो इंडिगो उगाएं और इंडिगो की खेती करें, ताकि वो जो इंडिगो या नील है वो ब्रिटेन में सप्लाई किया जा सके। यहाँ दो बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम्स थी भारतीय किसानों के सामने। पहला, लो इनकम जनरेशन, कि अंग्रेज जो पैसा देते थे इंडिगो के बदले वो उतना नहीं था जितना कि उसकी लागत थी। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था लॉस ऑफ फर्टिलिटी, यानी इंडिगो की फसल करने की वजह से जो उपजाऊपन था ज़मीन का, मिट्टी का, वो ख़त्म हो जाता था, जिसके बाद किसान कोई और फसल नहीं कर सकता था। तो इसी टाइम पे राजकुमार शुक्ला ये पहुंचते हैं महात्मा गांधी के पास और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार चंपारण में आए। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। यहाँ पे आए और किसानों की मदद करें। तो गांधी जी ने यहाँ पहुंच के जो सत्याग्रह लॉन्च किया उसे हम जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से, जिसमें इन दोनों डिमांडों को अंग्रेजों ने मान लिया, यानी इनकम जनरेट कर दी गई और
जो किसानों से मजबूर करके इंडिगो या नील की खेती करवाई जाती थी उसको बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकृष्णा का सक्सेसर था? विकल्प है गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु अमरदास। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, गुरु तेग बहादुर। स्पष्टीकरण, जो सीक्वेंस है सिख गुरु का वो है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्णा, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है किस चीज के लिए? विकल्प है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट बंगाल में करने के लिए, कास्ट सिस्टम को अटैक करने के लिए, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में, और रेतवाड़ी सेटलमेंट्स बनाने के लिए मद्रास में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट लाने के लिए बंगाल में। स्पष्टीकरण, जो परमानेंट सेटलमेंट है जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहते हैं, उसे लाए थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। ठीक, तो इस परमानेंट सेटलमेंट को मुख्यतः कुछ जगहों पे लाया गया। सबसे पहला बंगाल, फिर बिहार और फिर उड़ीसा। ये 3 जगहें थीं जो कि बक्सर के युद्ध के बाद, जो था हमारा बैटल ऑफ बक्सर, जो लड़ा जाता है 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजों के जीतने के बाद इन तीनों राज्य का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। फिर परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया। परमानेंट सेटलमेंट ने 100% जो टैक्स कलेक्शन था उसमें से 89% फिक्स कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर, और जो 11% था वो दे दिया जमींदारों को। तो यदि कोई जमींदार है जिसके अंतर्गत लगभग 400 गांव आते हैं, तो वो इन 400 गांवों से टैक्स कलेक्ट करेगा। उस 100% टैक्स में से अपना 11% निकालने के बाद एक फिक्स अमाउंट 89% का अंग्रेजों को दे देगा। इस सेटलमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो टैक्स रेट था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स रेट था। दूसरा जो दिक्कत थी वो थी प्राइजेस रेस्ट की, कि अंग्रेजों ने तो प्राइस फिक्स कर दिया लेकिन जो फसलें थी उसका प्राइस बढ़ रहा था। तो इसकी वजह से जमींदारों की तो इनकम बढ़ रही थी लेकिन अंग्रेजों को उसमें से कोई फायदा नहीं हो रहा था। और इसी बीच में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सनसेट लॉ। अभी सनसेट लॉ क्या था कि मान लीजिए अगर 30 मार्च वो तारीख है जिस तारीख तक अंग्रेजों को टैक्स मिल जाना चाहिए किसी भी जमींदार से, तो 30 मार्च के शाम 4 बजे तक अगर जमींदार टैक्स जमा नहीं कर सकता तो जमींदार की जितनी भी प्रॉपर्टी यानी 400 विलेज और बाकी प्रॉपर्टीज इन सबको ऑक्शन कर दिया जाएगा, या यूं कहें नीलाम कर दिया जाएगा। तो इस सनसेट लॉ की वजह से जमींदार जो थे वो काफी हद तक अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते चले गए थे, और बाद में परमानेंट सेटलमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा
फेलियर साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला सत्याग्रह था जो चंपारण से शुरू हुआ, वो निम्नलिखित में से किसकी खेती के खिलाफ था? विकल्प हैं कॉटन, इंडिगो, सिल्क या केसर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, इंडिगो। स्पष्टीकरण। चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 का, वो एक मूवमेंट था जिसे मोहनदास गांधी ने इंस्पायर किया था, और ये बहुत ही मेजर रिवॉल्ट था जिसने कि इंडिगो की खेती का विद्रोह शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है कि भारत को जब आज़ादी मिली उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विकल्प हैं विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टी, मार्गरेट थैचर, क्लेमेंट एटली। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, क्लेमेंट एटली। स्पष्टीकरण। क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के जिस टाइम पे भारत को आज़ादी मिलती है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, और उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस ऑफ वियना को बनाया था 1815 में? विकल्प हैं बिस्मार्क, मुसोलिनी, मैटरनिच, नेपोलियन बोनापार्टे। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, मैटरनिच। स्पष्टीकरण। क्लेमेंस वॉन मैटरनिक, इन्होंने ही कांग्रेस ऑफ वियना को बनाया था साल 1815 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के? विकल्प हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, याया खान, इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, इस्कंदर मिर्जा। स्पष्टीकरण। इस्कंदर अली मिर्जा एक बंगाली ब्यूरोक्रेट थे और पाकिस्तानी आर्मी में मेजर जनरल भी रहे, जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति के तौर पे अपनी सेवाएं दी पाकिस्तान में। 12 सितंबर 1956 में उन्होंने स्थापित किया और सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने रिपब्लिकन पार्टी के, जो कि सीधे तौर पे लड़ाई में शामिल थी मुस्लिम लीग से, जिसके जो फाउंडर थे वो थे, नहीं फाउंडर नहीं मतलब जिसके जो मेन लीडर थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी की वजह से जो रिपब्लिकनिज्म था और कंजर्वेटिज्म था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत कब की थी?
विकल्प हैं 1874 में, 1894 में, 1854 में या 1863 में। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी 1894 में। स्पष्टीकरण। नटाल इंडियन कांग्रेस यानी कि एनआईसी को स्थापित किया गया 1894 में महात्मा गांधी द्वारा, ताकि जो भेदभाव है भारतीय ट्रेडर्स के खिलाफ नटाल में, उससे लड़ा सके। एनआईसी जो था वो सबसे पहली इंडियन कांग्रेस में से एक थी स्थापित होने के लिए, और गांधी जो थे इसके ऑनरी सेक्रेटरी थे। और वहीं पे अब्दुल्ला हाजी आदम जहावरी यानी दादा अब्दुल्ला, वो इसके सबसे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला एंग्लो बर्मीज वॉर किस ट्रीटी के बाद खत्म कर दिया गया। विकल्प हैं ट्रीटी ऑफ यंदाबो, ट्रीटी ऑफ तितालिया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर या ट्रीटी ऑफ सालबाई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए ट्रीटी ऑफ यंदाबो। स्पष्टीकरण। जो ट्रीटी ऑफ यंदाबो थी ये शांति स्थापित करती है ईस्ट इंडिया कंपनी में और जो एवा के राजा थे उनके बीच में, जिसके साथ एंग्लो बर्मीज वॉर पहले ही जो चल रहा था वो खत्म हो गया। और ये जो एग्रीमेंट था ये 24 फरवरी 1826 को साइन होता है प्रथम एंग्लो बर्मीज वॉर को खत्म करने के लिए। अगला प्रश्न है कि जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई थी वो कब खत्म हुई। विकल्प हैं 14 नवंबर 1972 को, 16 दिसंबर 1971 को, 17 अक्टूबर 1971 को या 2 अक्टूबर 1974 को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी 16 दिसंबर 1971। स्पष्टीकरण। बांग्लादेश की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो एक रिवॉल्यूशन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि बंगाली नेशनलिस्ट और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट के साथ शुरू होता है ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में, जब बांग्लादेशियों का जेनोसाइड हुआ उसके बाद, जिसके बाद एक नया देश उभर के आया जिसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो यदि हम बात करें इस पूरी चीज़ों के बारे में, तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। सबसे पहला वेस्ट पाकिस्तान, जो मुख्यतः ब्रिटिश काल के दौरान रहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एरिया था। दूसरा जो बनता है वो था हमारा ईस्ट पाकिस्तान, जो कि असल में अंग्रेजों के टाइम पे रह चुके ईस्ट बंगाल का एरिया था। ये दो इलाके बनते। अब जो वेस्ट पाकिस्तान था इसमें मुख्यतः जो बोली बोली जाती थी वो पंजाबी बोली थी, और वहीं पे जो इसका ईस्ट पाकिस्तान का इलाका था यहाँ पे मुख्यतः बोले जाने वाली बोली जो थी वो बंगाली थी।
तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी भेदभाव करता था, क्योंकि जो एथनिसिटी थी, जो लोगों की बोलचाल थी या रहने सहने का तरीका था, वो काफ़ी अलग था वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले। इसी बीच में एक व्यक्ति यहाँ पे आते हैं जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इन्होंने असल में वेस्ट पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी और एक छोटे से मिलिशिया ग्रुप में फॉर्म में भी मदद करी, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। यानी ये एक मिलिशिया ग्रुप था जो कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहा था और ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म को रोक रहा था। इसी बीच में एक सर्च लाइट से ऑपरेशन शुरू होता है, जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। ये पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था, जिसके तहत पाकिस्तानी आर्मी ने उन लोगों को पकड़ना शुरू करा जो कि ईस्ट पाकिस्तान में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे। लेकिन ऐसे कई सारे एलिगेशन हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान लगभग 30 लाख बांग्लादेशियों को आहत पहुंचा दी, जिसकी वजह से ये जो बांग्लादेश के लोग थे या ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये भारतीय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और जो भारतीय राज्य है वेस्ट बंगाल, इनमें भागना शुरू करते हैं। और जिसकी कारण जो भारतीय सरकार थी, उन्हें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। लगभग 16 डेज तक, 16 दिनों तक ये युद्ध छिड़ा, जब बाद में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान एक नए देश में तब्दील हो गया, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है बांग्लादेश के बनने के पीछे की, कि बांग्लादेश बना कैसे था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साल के बीच में जो बैटल ऑफ सारागढ़ी है वो लड़ा गया। विकल्प है 1867, 1897, 1854 या 1878। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी 1897। स्पष्टीकरण, बैटल ऑफ सारागढ़ी लड़ा गया था तीरा कैंपेन से ठीक पहले, यानी कि 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और अफगान ट्राइब्समैन के बीच में। यह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में होता है, जो कि आज के समय का पाकिस्तान। जो सिख सिपाही थे वो लड़ रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी से, और इनके खिलाफ जो लोग थे वो थे पश्तून ओरकजाई ट्राइब्स। तो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए आपको कुछ चीजें यहां पे समझनी होगी। मुख्यतः यहां 3 मेन चीजें थी। सबसे पहला था फोर्ट लॉकहार्ट, दूसरा था फोर्ट गुलिस्तान, और इन दोनों फोर्ट्स के बीच में ही था आपका सारागढ़ी। ठीक है। अब होता क्या है कि जो पश्तून ओरकजाई ट्राइब्स थे, ये अटैक कर देते हैं सारागढ़ी पे। सारागढ़ी के हटने का मतलब ये था कि जो कम्युनिकेशन है लॉक हट का और गुलिस्तान का, ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। जिस समय यह हमला हुआ 12 सितंबर 1897 को, उस समय सारागढ़ी पोस्ट पे 21 सिख सोल्जर्स थे, जो कि आपके बिलोंग करते थे 37 सिख रेजिमेंट से।
तो इन 21 सिख सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी लगभग 10,000 पश्तून ट्राइबल से, और किसी तरीके से इस फोर्ट को बचा के रखा। हालांकि जो 21 सिख थे, जो हमारे 21 जवान थे भारत के, वो इस लड़ाई में बच नहीं पाए। उन सभी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सारागढ़ी पोस्ट कब्जा नहीं पाए पश्तून ट्राइब्स वाले, क्योंकि सोल्जर्स ने उन्हें काफी टाइम तक रोक के रखा था, जितने में बैकअप आ गया। उसके ठीक बाद टिरा कैंपेन चलता है, जिसमें ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से इन पश्तून ट्राइब्स को वहां से खदेड़ देते हैं। इस बैटल ऑफ सारागढ़ी पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है केसरी। उस मूवी में भी इस बैटल के बारे में जिक्र करा गया है, चीजें बताई गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लीडर्स फाउंडिंग मेंबर नहीं थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के? सही उत्तर है, विकल्प है अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह, बरुद्दीन तैयब जी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे डी, बदरुद्दीन तैयब जी। स्पष्टीकरण, बदरुद्दीन तैयब जी 1844 से 1906 के बीच में एक प्रोमिनेंट लॉयर थे और भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान एक एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन भी थे ब्रिटिश इंडिया से। तैयब जी पहले भारतीय थे जिन्होंने बैरिस्टर के तौर पे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे को ज्वाइन किया, वहां अपनी सेवाएं दी। इसी के साथ ये तीसरे प्रेसिडेंट भी रहे भारतीय नेशनल कांग्रेस के। अगला प्रश्न है कि एक निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल को हम पैरामाउंटेसी पॉलिसी लाने के लिए जानते हैं? विकल्प है लॉर्ड रिचर्डसन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड विलियमसन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहां पे बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। स्पष्टीकरण, लॉर्ड हेस्टिंग्स सबसे प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एक नई पॉलिसी पैरामाउंटेसी की शुरुआत करी। इस पॉलिसी के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास अथॉरिटी रहेगी पैरामाउंट की और सुप्रीम की, यानी कि जो भारतीय स्टेट्स हैं उन्हें अधीन रहना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला प्रश्न है कि किसने हथियार उठाए और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट छेड़ दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया किठौर को कब्जाने के लिए? विकल्प हैं सेतु लक्ष्मीबाई, रुद्रमा देवी, रानी चन्नमना या फिर रानी लक्ष्मीबाई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय खत्म। अगला प्रश्न है सी, रानी चन्नमना। स्पष्टीकरण, किठूर चेन्नमना 23 अक्टूबर 1778 से 2 फरवरी 1829 तक एक भारतीय फ्रीडम फाइटर थी और किठौर की रानी भी थी, जो कि सबसे पहले एक राजघराना हुआ करता था कर्नाटक राज्य में। वो प्रथम महिला शासकों में से थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, और इसी के साथ साथ वो कर्नाटका की लोक कहानियों में एक हीरो के तौर पे भी उभर के आई, और वहीं पे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था भारत में उसका एक सिंबल भी उन्हें रखा गया। अगला प्रश्न है सतारा गॉट एनेक्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय अप्लाइंग विच पॉलिसी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा को किस पॉलिसी को अप्लाई करके कब्जाया था? विकल्प है प्रिंसिपल ऑफ एडजुडिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेसी,
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या डॉक्ट्राइन ऑफ लैंड? सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। स्पष्टीकरण। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इस डॉक्ट्राइन के तहत अगर कोई भी भारतीय रूलर मर जाता है और अपना कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं छोड़ के जाता है तो उसका जो राज्य है वो अपने आप ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। इसी के तहत उन्होंने सत्तारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी जैसे कुछ स्टेट्स को कब्जा भी लिया था। और जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट है उसकी 4 मुख्य कारणों में से जो एक कारण था पॉलिटिकल कॉज, वो मोटिवेटेड थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति था 1977 से 1982 के बीच में? विकल्प हैं जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, नीलम संजीवा रेड्डी। स्पष्टीकरण। नीलम संजय रेड्डी छठवें राष्ट्रपति थे भारत के जिन्होंने 1977 से 1982 के बीच में अपनी सेवाएं दी। उनका जो लॉन्ग पॉलिटिकल करियर था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से शुरुआत हुई उसकी, जब वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भागीदार थे तब। इसके बाद उन्होंने कई सारे मुख्य ऑफिस संभाले आज़ाद भारत में, जैसे वो प्रथम चीफ मिनिस्टर भी रहे आंध्र प्रदेश के, 2 बार के लोकसभा स्पीकर रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे, जिससे पहले कि वो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, जो फेमस किताब है अल ब्रूनी की उसका नाम क्या है? विकल्प हैं किताबुल हिंद, हिंदुस्तानी, अल हिंदुस्तानी या शेर ए हिंद। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, किताबुल हिंद। स्पष्टीकरण। अल ब्रूनी एक पर्शियन स्कॉलर और पॉलीमिथ थे जो ख्वारिज़्म रीजन से बिलोंग करते थे। उन्हें ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स में से एक माना जाता है मिडिवल इस्लामिक इरा के टाइम पे, और वो काफ़ी निपुण थे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और नेचुरल साइंसेस में। इसी के साथ साथ वो एक हिस्टोरियन और क्रोनोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गजनी में निकाल दिया जो आज मॉडर्न डे अफगानिस्तान में पड़ता है और गजनविद डायनेस्टी की राजधानी थी। 1017 में वो भारतीय उपमहाद्वीप में आए और उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम था किताब तारीख अल हिंद, यानी भारत का इतिहास। जब उन्होंने भारत में हिंदू फेथ को देखा, इसी के साथ साथ उन्होंने और भी कई चीज़ों का जिक्र अपनी किताब में किया, जिसकी वजह से उन्हें द फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है, यानी भारत की जो स्टडी है उसका फाउंडर। वो एक इम्पार्शियल राइटर थे, यानी कोई भी भेदभाव नहीं करते थे कस्टम्स और क्रीड्स के बारे में लिखने पे कई सारे नेशंस के। ज़्यादातर जो किताबें उन्होंने लिखी अलबरूनी ने वो अरेबिक या अरबी भाषा में ही हैं। अगला प्रश्न है, एक वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर और फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले किस राज्य से आती थी? विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण। सावित्रीबाई फुले एक सोशल रिफॉर्मर एजुकेशनिस्ट थी और साथ के साथ एक पोइट थी महाराष्ट्र से। उन्हें भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक के तौर पे भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी डेडिकेट कर दी सती प्रथा को खत्म करने में, बाल विवाह रोकने में और जातीय भेदभाव को खत्म करने में। उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला बीड़ेवाड़ा पुणे में 1848 में, और इसके बाद कई और स्कूल भी खोले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साल में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? विकल्प हैं 1930, 1942, 1932 या 1940। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 1942। स्पष्टीकरण। क्विट इंडिया मूवमेंट एक अगस्त मूवमेंट था जिसे बॉम्बे सेशन के दौरान शुरू किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसका मतलब था कि ब्रिटिश रूल को भारत में खत्म कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाब बनते हैं अलीवर्दी खान के बाद? विकल्प हैं सरफराज खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सिराज उद्दौला, मीर जाफर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, सिराजुद्दौला। स्पष्टीकरण। सिराज ने सक्सीड किया था अपने नाना को, अलीवर्दी खान को, और फिर बने थे नवाब ऑफ बंगाल 1756 में, जब उनकी उम्र 23 साल थी, और वो आखिरी आज़ाद नवाब थे बंगाल के। इन्होंने निजामत इमामबाड़ा बनवाया मुर्शिदाबाद में 1740 में, और उनके राज के अंत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल पे हावी हो चुकी थी, और उन्होंने भारतीय सब कॉन्टिनेंट में अपने राज्य को फैलाना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है उसे जिस आर्किटेक्ट ने बनाया था वो कहां से थे? विकल्प है ईरान, जर्मनी, जापान या यूएई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, ईरान। स्पष्टीकरण। लोटस टेम्पल को बनाया गया और ओपन करा गया पब्लिक के लिए दिसंबर 1986 में। उसे ईरानियन आर्किटेक्ट फरीबोस साहबा ने बनाया था, जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए जो अक्यूमुलेशन था वो प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले ही मिल चुका था। इसके बाद उन्हें कई सारे और अवार्ड्स भी दिए गए। अगला प्रश्न है कि सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? विकल्प है 1986, 1988, 1984 या 1985। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, 1988। स्पष्टीकरण। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को 1988 में सबमिट किया था। सरकारिया कमीशन का जो चार्टर था वो रिलेशनशिप को एग्जामिन करने का था और पावर को बैलेंस रखने का था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंट्री में, और इन चेंजेस को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क है उनके अंदर ही इंट्रोड्यूस करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साल में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ ढूंढा गया या स्थापित किया गया? विकल्प है 1928, 1942, 1919 या 1932। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी 1932। स्पष्टीकरण। हरिजन सेवक संघ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे महात्मा गांधी ने 1932 में खोजा था अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। वर्किंग फॉर हरिजन और दलित पीपल, ये इनका मोटो था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो किंग्सवे कैंप में है दिल्ली में, और लगभग 26 स्टेट्स में पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड को किस साल में स्थापित किया गया? विकल्प है 1962, 1965, 1957, 1982। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी 1957। स्पष्टीकरण। रैमन मैग्सेसे अवार्ड को 1957 में शुरू किया गया फिलीपीन प्रेसिडेंट रैमन मैग्सेसे के एग्जाम्पल के तौर पे, इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस एंड आइडियलिज्म इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के तौर पे। इसे रॉक फेलर ब्रदर्स ट्रस्टीज द्वारा और फिलीपीन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया जाता है। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।